गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। जैसे इंडियन पॉलिटी का हमने बनाया था वैसे इंडियन हिस्ट्री का है। यूकेपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन हिस्ट्री मोस्टली केसेज में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टिपिकल होता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं कि उनको आप एनालिटिकल तरीके से या कॉमन सेंस तरीके से कर लें। काफ़ी लीक से हट के क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन जो पूछे गए उसमें 75% क्वेश्चन पीसीएस प्री के ही रहते हैं। हमने यहाँ पे लगभग 25 से 30 प्रश्न कंपाइल किए हैं और सारे क्वेश्चंस जो इसके अतिरिक्त हैं वो हम कोशिश करेंगे कि रात को 10 बजे जो पॉलिटी के 2 क्वेश्चन डालते हैं उनके साथ 2 हिस्ट्री के क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्हड़कृत राज तरंगणी में कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। शुरुआत के 3 तरंग में कश्मीर की चर्चा की गई है, उसके बाद कई वंश के शासकों की चर्चा की गई है, तो इसमें 8 तरंग हैं। कल्हड़ ने राज तरंगणी को लिखा है, तो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर इसका 8 तरंग होगा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? इसी सप्तरथ मंदिर को बोलते हैं सप्त पगोड़ा, इसी को बोलते हैं सप्त पगोड़ा। और महाबलीपुरम का जो ये सप्तरथ मंदिर था ये नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम जो था वो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी काफ़ी वैसा शासक था, मतलब एक तरीके को उसमें शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा वो थी। उसने ही आपको आयुर्वेदिक ग्रंथों का अरबी फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। इसके अलावा ही उसने एक नापने का एक यंत्र बनवाया, गज ए सिकंदर शाही, उसका नाम रखा था गज ए सिकंदर शाही। तो गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं का रचना की थी सिकंदर लोदी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने ये हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। इन्हीं को मोहम्मद शहीद भी इनका नाम है। मीर जुमला या मोहम्मद शहीद जो थे वो हीरे के व्यापार के लिए ही आए थे भारत में, और यहाँ पे शाहजहां के अतिरिक्त एक बादशाह के यहाँ वो शरण लिए थे। उस बादशाह ने इनके साथ धोखा किया, छल किया, तो शाहजहां ने इनकी मदद की और उस मदद के बदले प्रभावित होकर कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में मीर जुमला ने दिया था। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? बाबर लगातार 2 शहर हार गए थे, उसके बाद काबुल में जाकर इन्होंने कब्जा किया, तो इन्होंने अपनी जो मिर्जा की उपाधि थी वो त्याग दी काबुल में जाकर और नई उपाधि पातशाह की उपाधि काबुल में ग्रहण की। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। नील दर्पण का नाटक का लेखक कौन था? नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह में नील की खेती को हम नहीं करेंगे ऐसा कहा गया था, उसी से संबंधित नील दर्पण नाटक लिखा गया था। दीनबंधु मित्र इसके लेखक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील के तौर पर जगन नारायण मुल्ला थे, जबकि सरकार ने ही राम प्रसाद बिस्मिल जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की तरफ से काकोरी कांड हुआ था उसकी तरफ से 3 वकील किए थे। बाद में फिर राम प्रसाद बिस्मिल बिफर गए थे कि ये सरकार ने जो वकील किए हैं सरकार की तरफ से ही काम कर रहे हैं, जबकि हमारे वकील हैं, हमारे लिए उत्कृष्ट वकील किए जाने चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल ने तमाम तरीके की दलीलें देकर खुद को वकील के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसे भारत के ही कई लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उस दलील को कई नियमों के तहत खारिज कर दिया कि आरोपी प्रमुख रूप से आरोपी है और ये वकील नहीं हो सकता, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली एलिजिबल थे। ऐसे ही तमाम तरीके के छल कपट के तहत कुल मिला के राम प्रसाद बिस्मिल अपनी वकालत नहीं कर पाए। बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और उनको आखिरी में फांसी की सजा हुई थी। तो जगन नारायण मुल्ला यहाँ पे सरकारी वकील थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? उसका नाम है पीटर मारिट्सबर्ग। जिन क्वेश्चंस के ऑप्शंस अपने आप में याद करना थोड़ा कठिन है, उनको हमने क्वेश्चंस को डायरेक्टली एक आपको इन्फॉर्मेटिव वे में कन्वर्ट कर दिया। ये भी अपने आप में क्वेश्चन और पीसीएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये सब पीसीएस के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं और इनकी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अभी आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा जो 22 मार्च को आया था, जो मैंने शामिल नहीं किया है, वो मुझे खुद पीसीएस प्री की क्वेश्चंस के बीच में मिला है। तो अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। जेबी कृपलानी जो थे ये एक्चुअली में नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिए गए थे। किसके? आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और ये रहे थे नवंबर 1947 तक। तो जाहिर सी बात है कि 15 अगस्त 1947 को अगर राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन होंगे? जेबी कृपलानी होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? 2 नेतृत्व बहुत पूछे जाते हैं, एक इलाहाबाद का एक लखनऊ का। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था, जबकि लखनऊ का पूछा जाए तो बेगम हजरत महल ने किया था।
अगला प्रश्न है दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था। ये चारों के चारों पत्रकार हैं, तो किस पत्रकार ने साथ दिया था। सब फॉरेन के हैं, तो वेब मिलर। वेब मिलर जो थे ये एक जर्नलिस्ट थे, इन्होंने दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ इस तरीके से दिया था कि जो महात्मा गांधी कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे अंग्रेजों से दुश्मनी लेने जैसा था। तो वेब मिलर ने पॉजिटिव रोल अदा किया था जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी। तो राजा हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री वेनसांग ने यात्रा की थी, बहुत पूछा जाता है। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया। हमें लगता है शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था 22 मार्च को, कंफर्म नहीं है, मे बी इसी तरीके का कोई शिक्षा केंद्र था जो पूछा गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माहम अनगा। माहम अनगा जो था वो शिक्षा केंद्र मदरसा ए बेगम के नाम से माहम अनगा ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। अंग्रेजों और पेशवा आजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि में हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। जो लॉर्ड कर्जन थे उनके प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड डफरिन। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में हुई थी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब यूके में किस एक पार्टी की सत्ता थी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी। उस समय यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे संबंधित था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी से संबंधित था, इन्होंने इस पत्र को रचित किया था। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी, इल्तुतमिश ने इसे पूरी कराई, इन्होंने आरंभ कराया था, इल्तुतमिश ने पूरी कराया। फिर इसके बाद इसकी चौथी मंजिल में जब फिरोज शाह तुगलक शासक हुआ करता था तो नुकसान हो गया था, तो उसको कंप्लीट कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो करेक्ट ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया था। अगला प्रश्न है किसे भारत का सादी कहा गया है। अमीर हसन देहलवी ये उच्च गजलों के एक श्रेष्ठ गजलकार थे, तो इन्हें भारत का सादी कहा जाता है। सादी गजल से संबंधित होता है। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान का तोता कहा। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, ये हमने इसलिए ऐसे रख दिया है ताकि आपको रिमेम्बरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे। तो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा है। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चित्रकारों में किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी से नवाजा था। तो अबुल हसन जो थे इनको नादिर उज जमा की पदवी से, ये व्यक्ति का चित्र खींचते थे, पेंटर थे, जबकि पक्षियों के जो पेंटर थे वो उस्ताद जी थे। उस्ताद मोहम्मद उस्ताद या कुछ ऐसा ही नाम था, उस्ताद जी थे, और उनको भी उसने पदवी दी थी नादिर उज अस्त्र। नादिर उज अस्त्र, और ये पदवी जहांगीर ने ही दी थी। तो हो सकता है प्रश्न ये भी पूछ दिया जाए कि जहांगीर ने नादिर उज अस्त्र की पदवी किसे दी थी। तो मोहम्मद उस्ताद करके उनका नाम था। हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। ताजुल माली ने। हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया। अनारकली का मकबरा, इत्माउद्दौला का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। राबिया उद दौरानी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा गया। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन जो हमने आपसे डिस्कस किए हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और वन टाइम क्लिक करने वाले नहीं हैं जिनके आप सीधे आंसर कर सकें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप हिस्ट्री बिल्कुल ना पढ़े हों फिर भी एक आइडिया होता है कि इसका आंसर ये होगा, वो कर ले जाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि एक वीडियो और इस पर लाएं ताकि आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटे ना। बाकी शाम को 10 बजे 2 क्वेश्चंस की जगह 4 क्वेश्चंस डेली पढ़ेंगे, जिसमें 2 हिस्ट्री के और 2 पॉलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।